खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कांग्रेस ने कई अजीम शख्सियात को किया नजरअंदाज, पहचान को सिर्फ एक ही खानदान तक रखा महदूद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इल्जाम। पंजाब के वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने कहा, हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की वजह से रियासत के इक़्तिसादी हालत में आई मुस्बित तब्दीली। बांग्लादेश में खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान 17 बरस की जुलावतनी के बाद लौटे वतन वापस, मुल्क के अवाम की मुत्तहिद होने की अपील। इजरायली इंतहा पसंद पॉलिसियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर नहीं किए जा रहे हैं मौसर इक़दामात, इस्लामी कौंसिल फिलिस्तीन के सरबराह ने किया तशवीश का इजहार। दुनिया भर में मनाया गया क्रिसमस त्योहार। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में मसीही बिरादरी की तकरीब में की शिरकत, मोहब्बत, अमन और हमाहंगी का दिया पैगाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के इफ्तिताह के मौके पर एक अहम खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और बिलखुसूस नेहरू गांधी खानदान पर बिलवास्ता तनकीद की। वजीर आजम का कहना था कि माजी की कांग्रेस हुकूमतों ने कौमी खिदमात अंजाम देने वाली कई अजीम शख्सियात को नजरअंदाज किया और पहचान को सिर्फ एक ही खानदान तक महदूद रखा। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। वज़ीर आज़म मोदी ने लखनऊ में अपने खिताब में कश्मीर की दफा 370 खत्म करने पर फख्र का इजहार किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह लागू है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज उनकी शख्सियत के कई यादगार पहलू एक बार फिर सामने आए। दिफाई वजीर राजनाथ सिंह ने वाजपेयी की हाजिर जवाबी, शगुफ्ता मिजाजी और सियासी शाइस्तगी को याद करते हुए एक दिलचस्प वाकया सुनाया, जिसमें पाकिस्तान के दौरे के दौरान एक खातून के सवाल पर वाजपेयी का जवाब आज भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक
मुदब्बिर सियासतदान थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू में वक़ार, तंज और शायराना रंग हमेशा नुमाया रहा। ख्याल रहे कि वाजपेयी की यौम पैदाइश को हुकूमत की जानिब से गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 की बात है। अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह धर्मयुग में छपने के लिए उन्होंने उस समय भेजी थी। और उन्होंने संपादक को लिखा कि हो सकता है यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। भले ही यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन यह मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। और यह कविता अटल जी के विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाली भावना का मैं मानता हूं सबसे सुंदर चित्रण है। उन्होंने लिखा था, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिक ठिक ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक बार कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह बहुत फर्म नहीं है, अटल जी आप बहुत दृढ़ नहीं हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा, क्यों आपने कहा? मैं आपसे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों में 65 लाख से ज्यादा शहरियों की शिकायत को हल किया गया। मिशन के तहत हरीशचंद्र राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्तलिफ सरगर्मियों को नाफिज करने के लिए राजस्थान के नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया गया और राजस्थान ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि राजस्थान मुल्क की 7वीं सबसे बड़ी मईशत है। गत 2 वर्षों में नागरिकों को 65 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान को राजस्थान के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म पर शामिल होने वाला पहला राज्य था। राज्य में 7 लाख से अधिक कर्मयोगियों ने नामांकन कर रखा है, जिन्होंने 26 लाख से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए हैं। पंजाब के वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा का कहना है, हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की वजह से रियासत की इक़्तिसादी हालत में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल में GST वसूल किया था, जो मौजूदा हुकूमत ने उससे ज्यादा हदफ को 3 साल में ही मुकम्मल कर लिया है। देखिए, GST जो है 2017 में देश भर में लागू हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स की धुरी पे, और पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पूरे 5 साल में उन्होंने 1,12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया। पर लेकिन हमारी सरकार ने ये 3.5 साल में अभी तक 1,16,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लिया। यानी कि हम एनुअली 11% से कभी भी हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ। 11% से हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। 11% से ऊपर हमारा ग्रोथ चल रहा है। जबकि नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे 7% पे ग्रोथ चल रहा है। तो पंजाब बिल्कुल आगे है। लास्ट नवंबर मंथ की बात करें तो 16% का ग्रोथ, 16% का ग्रोथ जो है वो अकेले GST में आया है। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता और मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर लाजपत नगर में अटल कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे उसे पूरा किया जा रहा है और इसीलिए आज हमने जो संकल्प अपने चुनाव संकल्प पत्र में लिया था कि 100 कैंटीन पहले फेज में हम दिल्ली की जनता को देंगे, तो 25 दिसंबर का दिन हमने चुना था। आज उन 100 में से 45 कैंटीन जो स्क्रीन पे भी हमने देखा वर्चुअली आदरणीय मनोहर लाल जी ने इनॉग्रेट की और 55 का काम शीघ्र खत्म करके उसे भी अगले 15 से 20 दिन में हम शुरू करने वाले हैं।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एक वीडियो जारी करके मजहबी जज्बात को मुबैना तौर पर मजरूह करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें संता क्लॉज के लिबास में मलबूस अफराद को दिल्ली की सड़क पर घिरते हुए देखा गया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी लीडर संजीव झा ने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है जिन्होंने शिकायत ये करी कि उनकी धार्मिक भावनाएं और धार्मिक भावनाएं इसलिए आहत हुई कि हमने एक वीडियो बनाया था उसमें संता क्लॉज जब दिल्ली आते हैं तो संता क्लॉज प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं और फिर लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो संता तो हमेशा मैसेज देने के वाले लोग उनको मैसेज देते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि बात सिर्फ धार्मिक भावना की नहीं है, उनकी राजनीतिक भावनाएं। आम आदमी पार्टी लीडर शैली ओबरॉय ने दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से उन्नाव इस्मत दरी केस के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर को मशरूत जमानत दिए जाने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी को खवातीन मुखालिफ पार्टी करार दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा देश जहां बेटियों को देवी स्वरूप माना जाता है, ऐसे देश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ऐसे देश में जहां पर जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको बेल दे दी जाती है और वहीं पर जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है और जो पीड़िता है और उसका परिवार है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस प्रकार से योगी सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर जी, वो कहते हैं कि ऐसे बलात्कारी को जो छूट दी गई है, जो बेल दी गई है, वो काफी अच्छा हुआ। मुझे लगता है आसाम में बजरंग दल की तरफ से क्रिसमस की तकरीबात में गड़बड़ कि टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने मजम्मत की है इस गड़बड़ी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हलीफ जमातें जैसे बजरंग दल और दीगर दूसरे मजाहिब को निशाना बना रहे हैं, जो हमारी सकाफत नहीं सिखाती। कुणाल घोष ने कहा, आइन जो कहता है बीजेपी बिल्कुल उसके बरक्स काम करती है। ये क्या पार्टी है भाजपा? जो क्रिसमस है ये हो सकता है क्रिश्चियन वो रिलीजियन का, धर्म का, लेकिन ये फेस्टिवल, ये दिन जो हम लोग पालन करता है, ये तो सबका। तो ये बजरंग दल, ये भाजपा का जो एसोसिएट्स है, वो धर्म के नाम पर दूसरे के धर्म पे ऐसा अटैक कर रहा है, ये देश का कल्चर नहीं है। हमारा संविधान का आत्मा जो कहते हैं, ये भाजपा तर उल्टा चलते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 हिंदुओं के कत्ल को टारगेट किलिंग या नस्ल कुशी नहीं समझा जा सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, लेकिन उसे भी टारगेट किलिंग या नस्ल कुशी नहीं समझा जाता। उन्होंने मोदी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बांग्लादेश को खास तौर पर हिंदुओं को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए इक़दाम करें। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए क्या वो मुसलमान है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग का एक वाकया पेश आया। नकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी के एलबी के हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने इलाके का मुआसरा करके एमयू कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं हमलावरों की तलाश जारी है और वारदात के पीछे के महर्रिकात का पता लगाया जा रहा है। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया। क्या है पूरी? हाँ, आज घटना तकरीबन 9 बजे के आसपास में हमारे पास ये सूचना आई कि
लाइब्रेरी के पास कहीं फायरिंग हुई है और उसमें कोई एक आदमी। ओडिशा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओ नवाजों के एक आला कमांडर को हलाक कर दिया। बताते चले गणेशयू के सरपरस्त उनके सर पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। एनकाउंटर में हलाक होने वालों में 2 खातून माओ नवाज भी शामिल हैं। डीजीपी योगेश बहादुर खरानिया ने इस सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक आह्वान दिया है कि जो माओवाद का आतंक है इसको मार्च 2026 तक खत्म करना है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स पर ज़ायरीनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच ज़ायरीन के लिए दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में ट्रांजिट कैंप लगाया गया है, जिसमें मुल्क भर से आए हुए अकीदतमंदों को खाने पीने और रहने सोने के अलावा दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। उर्स कमेटी के साबिक चेयरमैन FI इस्माइल ने कहा कि उर्स ट्रांजिट कैंप में मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन आ रहे हैं और यहाँ से अजमेर शरीफ रवाना हो रहे हैं। कैंप में ज़ायरीन के ठहरने के सभी इंतजामात बेहतर तरीके से किए गए हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इस्लामिक कौंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख अकरमा सबरी ने खबरदार किया है कि यरूशलेम और उसके इस्लामी मुकद्दस मकामात इस वक्त एक नहायत नाजुक और फैसलाकुन मरहले से गुजर रहे हैं, जबकि इसराइल इंतहा पसंद पॉलिसियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर कोई मौसर इक़दामात उनके नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इजरायली हुकूमत और इंतहा पसंद यहूदी गिरोहों पर यरूशलेम की शिनाख्त बदलने और फ़िलिस्तीनी वजूद को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का इल्ज़ाम आयद किया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। आलमी इस्लाम का मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस इस वक्त एक दर्दनाक और इंतहाई तशवीशनाक दौर से गुजर रहा है। इजराइल की इंतहाई दाएं बाजों की हुकूमत दानिस्ता तौर पर मस्जिद अक्सा की हैसियत को कमज़ोर करने और यरूशलेम की इस्लामी शनाख्त को तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आला इस्लामी काउंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख इकरमा सबरी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इजरायली इंतहा पसंद इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीनी अवाम खुसूसन यरूशलेम के बाशिंदे मस्जिद अक्सा के दिफा की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि यरूशलेम के बाशिंदे इन पॉलिसियों का सामना तकरीबन तन्हा कर रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी की जानिब से मुकम्मल खामोशी और बेअमली देखने में आ रही है। उन्होंने निशानदही की कि फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी, जबरी बेदखली और ख़ानदानों तो जड़ से उखाड़ने की पॉलिसी में हालिया दिनों में गैर मामूली तेज़ी आ चुकी है। उनके मुताबिक ये तमाम इक़दामात इजरायली हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले इंतहा पसंद यहूदी ग्रोहों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में किए जा रहे हैं। शेख इकरमा सबरी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये ग्रोह न सिर्फ फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी में मुलव्विस हैं, बल्कि यरूशलेम के शहरियों को हरासा करने, तशद्दुद का निशाना बनाने और नफ़रत अंगीज़ी को फ़रोग़ देने में भी सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा पर बार बार यलगार और बेहुरमती के वाक़यात इसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने खुले आम हो रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई संजीदा या मौसर इक़दाम नहीं किया जा रहा। शेख इकरमा सबरी ने मौजूदा सूरत हाल को एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद जंग करार दिया, जिसका मकसद यरूशलेम और फ़लस्तीनी सरजमीन से फ़लस्तीनी वजूद को मिटाना है। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि एहतिसाब के फुकदान और आलमी दबाव की अदम मौजूदगी इजरायली हुक्काम और इंतहा पसंद ग्रोहों को मज़ीद दिलेर बना रही है, जिसके नतीजे में यरूशलेम और इसके इस्लामी मुक़द्दस मकामात को गैर मामूली और बेमिसाल ख़तरात लाहक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। पोप लियो ने इस मौके पर अपने पहले खुतबे में दुनिया भर के मसीहियों को याद दिलाया कि ज़रूरतमंदों, गरीबों और अजनबियों से मुंह मोड़ना दरअसल खुदा को रद्द करने जैसा है। क्रिसमस के हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। क्रिसमस की वेटिकन शब में मुनक्किदा खुसूसी इबादत के दौरान पोप लियो ने अपने खुतबे में इंसानियत, हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का हवाला देते हुए कहा कि इस हकीकत में गहरा पैगाम पोशीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अस्तबल में पैदा हुए।
क्योंकि सराय में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। पोप लियो के मुताबिक ये वाक़या आज के दौर के इंसान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि जो माशरा गरीबों, बेसहारा अफराद और अजनबियों को कबूल नहीं करता, वो दरअसल खुदा को भी कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर खुदा के लिए उसी वक्त जगह बनती है जब इंसान के लिए दिलों में जगह हो। अपने खिताब में पोप लियो ने कहा कि खुदा हर इंसान में मौजूद है और हर शख्स लामहदूद वक़ार का हामिल है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि आज की मस्ख़शुदा मईशत इंसान को महज एक शय या सामान के तौर पर देखने लगी है, जबकि खुदा खुद इंसान बनकर इसकी अजमत को जाहिर करता है। पोप लियो ने जो मई में मुंतखब हुए बाद अपना पहला क्रिसमस मना रहे हैं। साबिक़ा पोप बेनेडिक्ट के अल्फाज का हवाला देते हुए कहा कि आज की दुनिया बच्चों, गरीबों और गैर मुल्कियों की परवाह नहीं करती। उन्होंने वाज़ेह किया कि जहाँ इंसान के लिए जगह होती है वहाँ खुदा के लिए भी जगह होती है और एक मामूली अस्तबल भी इबादतगाह से ज़्यादा मुक़द्दस बन जाता है। इस मौके पर तकरीबन 6000 अफराद बेसिलिका के अंदर मौजूद थे, जबकि शदीद बारिश के बावजूद 5000 के करीब अफराद सेंट पीटर्स स्क्वायर में बड़ी स्क्रीनों पर यह इबादत देखते रहे। पोप पोलियो ने इबादत से कब्ल बाहर आकर बारिश में मौजूद लोगों को खिराज तहसीन पेश किया और उनके जज्बे को सराहा। 70 साला पोप लियो ने इंडिया दिया कि महाजरीन और गरीबों की मदद उनकी पापाइयत के मरकजी नुकात में शामिल रहेगी। क्रिसमस के मौके पर यह पैगाम एक बार फिर दुनिया को याद दिलाता है कि इंसान की खिदमत ही दरअसल खुदा की इबादत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मसीही बिरादरी के साथ त्यौहार मनाया। वज़ीर आज़म ने दिल्ली के चर्च में मुनाकिद खुसूसी दुआया तकरीब में भी शिरकत की, जहां उन्होंने मोहब्बत, अमन और हम आहंगी का पैगाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिसमस की रूह समाज में भाईचारे और खैर सगाली को फ़रोग़ देती। पेश रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ नई दिल्ली के कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की खुसूसी इबादत में शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली और शुमाली हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। चर्च में मुनक़्क़िदा इबादत के दौरान दुआएं, क्रिसमस कैरल्स और हमदिया गीत पेश किए गए, जिनमें खुशी, गौर व फिक्र और बाहमी यकजहती का पैगाम नुमाया रहा। तकरीब के दौरान दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने वज़ीर आज़म के लिए खुसूसी दुआ भी की। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि क्रिसमस की इबादत मोहब्बत, अमन और हमदर्दी के लाजवाल पैगाम की अक्कास है और ये त्यौहार समाज में हम आहंगी और खैर सगाली को फ़रोग़ देता है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए अमन, हमदर्दी और उम्मीद की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात समाज में भाईचारे और हम आहंगी को मजबूत बनाती हैं। क्रिसमस दुनिया भर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की याद में मनाया जाता है। मुल्क भर में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस त्यौहार में शरीक होते हैं, जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और इत्तेहाद की अलामत है। ये त्यौहार सिर्फ दरख्त सजाने या तहाइफ के तबादले तक महदूद नहीं, बल्कि मोहब्बत, माफ़ी, अमन और इंसानियत के इन अक़दार को उजागर करता है जो तमाम मुआशरों में यकसा अहमियत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बांग्लादेश की सियासत में जहां शोरिश का बाजार गर्म है, तो वहीं एक और नई पेशरफ्त हुई। मुल्क के तवील अरसे तक हुक्मरान खानदान के वारिस और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ताकतवर रहनुमा तारिक रहमान 17 बरस की जुलावतनी के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ये वापसी ऐसे वक्त में हुई है जो बांग्लादेश में अहम इंतखाबात करीब हैं और सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं ने इनका इस्तकबाल किया। ढाका एयरपोर्ट से रवानगी के वक्त सख्त सिक्योरिटी के हिसार में काफिला आगे बढ़ा और तारिक रहमान ने इस्तकबाल के लिए मौजूद हामियों की जानिब हाथ हिलाकर जवाब दिया। इनके इस्तकबाल के लिए हजारों का हुजूम सड़कों पर जमा था। 60 साला तारिक रहमान सन 2008 में बांग्लादेश छोड़कर लंदन मुंतकिल हो गए थे। इनका मौक़िफ़ था कि उन्हें सियासी बुनियादों पर इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तारिक रहमान जल्द अपनी अलील वालिदा 80 साला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया से पार्टी की क़यादत संभाल लेंगे। खालिदा जिया तवील अलालत और कैद के बावजूद नवंबर में ऐलान किया था कि वो 12 फरवरी 2026 को होने वाले इंतखाबात में मुहिम चलाएंगी। ताहम इसके कुछ ही अरसे बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वो ताहाल इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज है। ये इंतखाबात गुज़िश्ता साल होने वाली अवामी बगावत के बाद पहले इंतखाबात होंगे।
बांग्लादेश में वो तारिक जिया के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उनकी सियासी शिनाख्त बन चुका है। तारिक रहमान सन 1967 में पैदा हुए। तारिक रहमान जब 15 बरस के थे तो उनके वालिद जियाउर रहमान को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी वालिदा खालिदा जिया की जेर सरपरस्ती सियासी माहौल में परवरिश पाई, जो बाद में मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की सियासत में एक नया मोड़ समझी जा रही है। आने वाले इंतखाबात में ये वापसी इख्तिदार की सिमत का तयन भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका में काम के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी और अहम तब्दीली सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने H-1B वर्क वीजा के पुराने रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब वीजा का इंतखाब कुरानदासी से नहीं बल्कि तनख्वाह और महारत की बुनियाद पर किया जाएगा। ये फैसला खास तौर पर हिंदुस्तान और दीगर एशियाई प्रोफेशनल्स के लिए गहरे असरात रखता है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। अमरीकी हुकूमत ने H-1B वर्क वीज़ा के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का ऐलान किया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नया उसूल जारी करते हुए कहा है कि अब रैंडम लॉटरी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। नए निज़ाम को वेटेड सिलेक्शन सिस्टम कहा जा रहा है, जिसमें वीज़ा के इंतखाब का इन्हिसार उम्मीदवार की तनख्वाह और महारत की सतह पर होगा। USCIS के तर्जुमान ने बताया कि पुराने लॉटरी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कई कंपनियां कम तनख्वाह पर गैर मुल्की वर्कर्स लाती थीं, जिससे अमरीकी वर्कर्स की नौकरियों और तनख्वाहों पर मनफी असर पड़ता था। नए उसूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जानिब से तय करदा तनख्वाह के 4 लेवल होंगे। कम तरीन लेवल पर मौजूद दरखास्त गुजार को 1 एंट्री मिलेगी, जबकि सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाले लेवल को 4 एंट्रियां दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तनख्वाह और सीनियर पोजीशन रखने वाले उम्मीदवारों के वीज़ा हासिल करने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अहम बात यह है कि H-1B वीज़ा की सालाना हद में कोई तब्दीली नहीं की गई। कुल वीज़ा बदस्तूर 85,000 रहेंगे, जिनमें 65,000 जनरल और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए मुख्तस हैं। ये नया कानून 27 फरवरी 2026 से नाफिज होगा और माली साल 2027 के H-1B रजिस्ट्रेशन सीजन पर इसका इतलाक होगा। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये इक़दाम अमरीका फ़र्स्ट पॉलिसी के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद आला महारत रखने वाले टैलेंट को तरजीह देना है। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली के बाद एंट्री लेवल या कम तनख्वाह पर काम करने वाले नौजवान हिंदुस्तानी उम्मीदवारों के लिए अमरीका जाना मुश्किल हो जाएगा। ताहम ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले और सीनियर ओहदों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को इस नए सिस्टम से फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। न सिर्फ वीज़ा पॉलिसी बल्कि आलमी टैलेंट मार्केट पर भी असर डालेगा। जहां एक तरफ तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा, वहीं नौजवान और कम तनख्वाह वाले उम्मीदवारों के लिए रास्ता मज़ीद सख्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।